हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी तक हमने कुछ थ्योरीज पढ़ दी थी इसकी। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं, बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की, जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी और हमें पता होना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है ये, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में ही ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। सिर्फ थ्योरी जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए वो हिंदी में है, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके इंग्लिश में ही होंगे। तो सबसे पहले आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? देखिए, कोई भी बिजनेस आपने देखा होगा, वो बिजनेस एंटिटी हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे प्रोप्राइटरशिप है। आप भी कोई भी कंपनी का नाम सोचिए जो भी आपको याद आता है। आपके घर में मोबाइल होगा, तो मोबाइल की एक कंपनी है, तो वो एक एंटिटी है। एंटिटी मतलब कि जो फिज़िकली आप जिसे आइडेंटिफाई कर सकें। अगर मैं कुछ ऐसा नाम बता दूं जो फिज़िकली अवेलेबल ही नहीं है तो वो एंटिटी नहीं कहलाती। ठीक है। एंटिटी मीन्स ए रियलिटी दैट हैज़ ए डिफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। बिजनेस एंटिटी मीन्स ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब वो एग्जिस्ट करती हो, उसका अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है। और जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि सुपर बाज़ार। सुपर बाज़ार बोलते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है सुपर बाज़ार की, मतलब वो फिज़िकली एग्जिस्ट करती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो आपके यहाँ साफ़ सफाई का काम करती है, तो उसको एक पिक्चर आती है। आईटीसी कंपनी। ठीक है। इसी तरीके से आपकी कोई मोबाइल कंपनी उठा लीजिए, मोटोरोला है, सोनी है, एक पिक्चर आ रही है जिसे आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी, ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी। तो इन सब की एक अकाउंटिंग होती है जिसे हम अकाउंटिंग एंटिटी कहते हैं। फिर है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हमने पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ट्रांजैक्शन होता क्या है? जब दो लोगों के बीच में कोई लेन देन हो और वो मॉनेटरी टर्म में हो। तो हमने पीछे इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके उसे वीडियो को चेक कर सकते हैं, या मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं फिर दोबारा उतना बताऊँगा तो उतना टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो बेटर है आप वो पीछे वाली वीडियो जाके देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो ट्रांजैक्शन है वो दो लोगों के बीच में होता है और जो मॉनेटरी टर्म में होता है। अगर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और मॉनेटरी टर्म में नहीं है, जब मॉनेटरी टर्म में नहीं होता आप बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं? अकाउंटिंग में हम मॉनेटरी टर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे अगर आप कोई शॉपकीपर के पास जाएँ और पूछ के आ जाए भाई क्या रेट है, आपने पता कर लिया सबका रेट, लेकिन अब वो आपने परचेज़ किया ही नहीं, तो आप दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन वो मॉनेटरी टर्म में कुछ नहीं है। ठीक है। तो उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ परचेज़ किया तो मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन हुई तो उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ए इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? आपने कुछ पैसा किसी को पे किया है, अपने क्रेडिटर को पे किया, कोई खर्चे को पे किया। अब ये कहता है कि ये चाहे तो कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैश का मतलब आप गए, आपने पैसा दिया और सामान लिया। दूसरा क्या हो सकता है? आपने पैसा नहीं दिया, सिर्फ सामान लिया, उधार पे खरीदा। उधार पे खरीदा, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई लेकिन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। मीन्स कि आपको उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं देंगे कल देंगे लेकिन देना पड़ेगा। ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन होती है जहाँ पर कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो। फिर है एसेट। एसेट्स क्या होती हैं? देखिए, एसेट क्या है कि अगर आपके ने कोई बिज़नेस शुरू किया है, ठीक है, तो बिज़नेस को चलाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो कुछ भी आप परचेज़ करते हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए वो आपका एसेट है। जैसे कि अगर आपको बिज़नेस लाना है तो आपको कंप्यूटर चाहिए, एक टेबल चेयर्स चाहिए, एसी चाहिए ताकि आप आराम से काम कर सकें, तो ये आपके एसेट्स हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप जो बिज़नेस करेंगे, किसी चीज़ का करेंगे ना, कि आप जैसे मान लीजिए आप स्टेशनरी का बिज़नेस करते हैं तो आप स्टेशनरी खरीदेंगे, वो अभी आपकी एसेट है। तो जो भी आपके बिज़नेस को चलाने के लिए यूज़ होती है वो आपकी एसेट होती है। ठीक है। जैसे कि
एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, और इसे मॉनेटरी टर्म में भी होना चाहिए, जिसे आप पैसों में से बता सकें। तो जो वो एसेट्स हैं जो हैं वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स होती हैं, ठीक है, जिसे हम मॉनेटरी टर्म में बता सकते हैं। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, सुपर बाजार ओन फ्लीट ट्रक which is used it for delivering fruits, foodstuffs. Truck thus provide economic benefit of enterprises. This item will be shown on the asset side of balance sheet of super बाजार। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि एक सुपर बाजार है, सुपर बाजार में ट्रक हैं। ट्रक क्या करते हैं, सामान लेके आएंगे ले जाएंगे। तो ये ट्रक जो है ये एसेट है, ये बिजनेस के मटेरियल ऑपरेशंस में यूज़ होता है, ठीक है, मटेरियल को लाने और ले जाने के लिए। तो ये एसेट है। इसी तरीके से कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी बिजनेस जहाँ पर वो बिजनेस के लिए यूज़ होता है तो वो आपका एसेट है। लैपटॉप है, लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकाउंटिंग के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, तो आपका एसेट है। आप टेबल चेयर्स लेते हैं जिस पे आप काम करते हैं तो वो आपकी एसेट्स हैं। आप फैंस लेते हैं, एसी लेते हैं, वो आपके एसेट हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं जो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो सब आपका एसेट है। अब एसेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, करंट और नॉन करंट। करंट का मतलब क्या होता है, ब्रॉड जो डेफिनेशन ये समझिए कि जो एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या यूज़ कर लेते हैं, वो आपका करंट एसेट है, ठीक है। और नॉन करंट है जो आपका एक साल से ज़्यादा तक समय तक यूज़ होता है या फिर आपको बेनिफिट देता है। देखिए यहाँ पर एक चार्ट की तरह वजह समझ आया हुआ है कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एसेट जो है, एसेट वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो करंट एसेट्स हैं और एक है नॉन करंट एसेट। तो ये एसेट्स हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक तो है आपका नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट भी आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ लिया तो आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे और अकाउंटिंग आप करेंगे वो ईजिली समझ में आ जाएंगी और कर पाएंगे। अगर आपने अभी इसे नहीं समझा तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो हमारा लेवल है वो एडवांस्ड होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये बेसिक चीज़ें आपको यहीं समझनी पड़ेंगी, वहाँ पर कोई इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं मिलेगी, जो मिलेगा यहीं पर मिलेगा। तो इस बेटर है कि आप इसे यहीं पर समझ लें, इसे कल पे ना छोड़ें कि आगे देख लेंगे। तो इसे अभी आप समझ लीजिए। ये होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स को हम आगे बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट एक होती है हमारी टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ, वो एसेट जैसे हम आप देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे आपने बिजनेस करने के लिए क्या खरीदा, एक लैपटॉप ले लिया, टेंजिबल है। चेयर ले ली, टेबल ले ली, फर्नीचर ले लिया, टेंजिबल है। एसी लिया, टेंजिबल है। कोई मशीनरी ली, टेंजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आइटम जो है आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं और जो फिजिकली देख सकते हैं वो आपकी टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, एसेट तो है लेकिन इनटेंजिबल है, जो दिखती नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी एसेट है जो एसेट है लेकिन दिखती नहीं है। हाँ, ऐसी एसेट्स होती हैं। तो ऐसे एसेट्स कौन सी होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे आपने एक सुना होगा वर्ड पेटेंट्स का नाम। पेटेंट्स क्या होता है, कोई एक टेक्नोलॉजी लेके आया या कोई मशीनरी बनाई, उसने पेटेंट करा लिया कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है मैंने बनाई और इसे कोई और यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पेटेंट है। एसेट तो है लेकिन दिख तो नहीं रही ना, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, तो वो कहीं दिख नहीं रही। अब वो जो पेटेंट है उसको कोई बेचेगा और कोई ख़रीदेगा। मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के लिए पेटेंट्स के राइट्स खरीद लिए, तो मैं वो क्या हो, जैसे आपने फर्नीचर ख़रीदा तो आपकी एसेट बन गई, वैसे मैंने पेटेंट्स खरीदे तो मेरे एसेट बन गए। उसके बाद मैंने पे कर दिया उसे, तो वो मेरे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि जो काम चल रहा है, पहले वर्क इन प्रोग्रेस को समझिए। वर्क इन प्रोग्रेस आपने देखा होगा हर जगह पे, कहीं आप रोड पे जा रहे हो एक बोर्ड लगा होता है वर्क इन प्रोग्रेस और वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो क्या मतलब है उसका, कि काम जो है वो चल रहा है। अगर वही कैपिटल नेचर का हो जाए, कैपिटल नेचर मतलब जो मेरी फिक्स एसेट्स टाइप की हो, मीन्स जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरी एसेट है और वो कैपिटल नेचर की है। कैपिटल नेचर क्यों हो गई, क्योंकि वो मेरे फिक्स एसेट हैं,
ठीक है, लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, 1 साल से पहले ख़त्म नहीं होंगे कि वो मैं ख़त्म कर लिया और ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। उसे कंज्यूम करके ख़त्म नहीं कर सकता उसे मैं 1 साल में। तो जो मेरी बिल्डिंग है वो लंबे टाइम तक चलेगी। लेकिन बिल्डिंग जो है वो 1 साल में तैयार भी तो नहीं होती, वो कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे तैयार होने में। तो 1 साल के अंदर जितने बिल्डिंग मैंने बना दी, मान लीजिए मेरे को बनाई थी 5 मंजिल की बिल्डिंग, मैंने 2 मंजिल बना ली 1 साल में, ठीक है। तो अभी पूरी तो हुई नहीं, मैं पूरी बिल्डिंग तो नहीं कह सकता। तो वो आधी जो बनी है उसकी वैल्यू को मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग इतने रुपए की कंप्लीट हो गई, तो वो हो गई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुई लेकिन अभी प्रोसेस में है, लेकिन वो मेरी कैपिटलाइज होगी, मेरी एसेट बनेगी बाद में, जब कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग तो मैं उसे अपनी एसेट की कैटेगरी में डालूंगा, तो वो मेरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गई। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब ये टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट एक साथ लिंक्ड हैं, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। तो ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट एक साथ हैं, और ये टेंजिबल एसेट और आपकी ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक जैसे हैं। तो इंटेंजिबल का क्या मतलब, जो कंप्लीट एसेट बन गई, और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, चल रही है। इंटेंजिबल एसेट तो पता है आपको, जो फिजिकली देख नहीं सकते, जैसे ट्रेड और पेटेंट्स हो गए या कोई सॉफ्टवेयर हो गया। और यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये भी अंडर डेवलपमेंट का मतलब ही है वर्क इन प्रोग्रेस, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो कोई ऐसा आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो अभी चल रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो पहले तो टेक्नोलॉजी इंटेंजिबल है कि भाई वो टेक्नोलॉजी है क्या, वो तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टेंजिबल तो है नहीं। और वो अंडर डेवलपमेंट है, मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस है, वो चल रही है, अभी बन रही है, लेकिन कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो गया है। तो जिस तरीके से हम बिल्डिंग को कैपिटलाइज कर रहे थे, जो आधी बनी हुई बिल्डिंग को हमने बुक्स में दिखाया, वैसे यहाँ पर भी कोई सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हो रही है और आधी हुई है या जितनी भी हुई है उसे हम उतना पोर्शन अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आती है, या इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी एसेट होती हैं, जैसे कि आपने FDs का नाम तो सुना ही होगा, फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हम फिर कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं लंबे टाइम के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, जो मेरे एसेट्स का पार्ट होगी, ठीक है। मैंने मान लीजिए 5 साल के लिए FD करा दी, ठीक है, या फिर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ये मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। फिर आपका आता है डेफर्ड टैक्स एसेट, मीन्स कि कोई टैक्स था जिसको हमें बाद में मिला, कोई टैक्स की लायबिलिटी थी जो हमने पे कर दी थी, वो बाद में हमें मिल गई, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट में आता है। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, तो किसी को हमने लंबे टाइम के लिए दिया, ये 2 साल 4 साल के लिए लोन दे रखा है, जैसे कि ये फिक्स डिपॉजिट होते हैं, वैसे हमने किसी को लोन दिया, तो वो लोन भी हमारे नॉन करंट एसेट में आते हैं, ठीक है। फिर आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं जो कि हम नॉन करंट्स में लेते हैं, जैसे हमारी टेबल हो सकती है, बिल्डिंग है, या फिर हमने कंप्यूटर्स ले लिए हैं, तो ये सब और भी जो भी एसेट होंगी जो हमारे 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होंगी, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स में आएंगी, यानी कि इसे हम दूसरे शब्दों में फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं हम इसे नॉन एसेट कहें, इसकी जगह पे हम फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं, इन सबको डायरेक्टली फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिर करंट एसेट, करंट एसेट्स तो होती हैं जो हमारे 1 साल के अंदर हम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो हमें बेनिफिट जो है 1 साल तक का ही देती हैं या उससे कम देती हैं, उससे ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती, तो उन्हें हम करंट एसेट कहते हैं। फिर इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 1 साल के लिए की है, 6 महीने के लिए की है। होता क्या, बिजनेस में हमें फ्रिक्वेंट फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि हमें कब ज़रूरत पड़ जाए, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कहीं FD दे दी, करा दी, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाल दिया, या मार्केट में किसी को दे दिया, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया, तो वो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट में आता है।
इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं। तो जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा स्टॉक होता है, इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूँ तो मेरी जो स्टेशनरी मैं खरीद के लाता हूँ वो मेरा स्टॉक है, वो इन्वेंट्री है और वो करंट है। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर वो कोई फिक्स तो रहती नहीं। मान लीजिए मैं 10,000 बुक्स लाया और पूरे साल में 10,000 बुक्स रखूँगा नहीं ना, वो तो बेचता रहूँगा मैं। तो जो मैं बेचता रहूँगा तो वो फिक्स तो रही ही नहीं, वो बदलती रहती है, तो उसे करंट एसेट कहते हैं। ठीक है। या फिर कोई भी बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए मैं चेयर्स वगैरह का ट्रेड करता हूँ और चेयर्स में लेके आता हूँ, वो मैं बेचता रहूँगा तो फिक्स तो रही ही नहीं, वो करंट है, बदलती रहेंगी। तो इन्वेंट्रीज जो है मेरी करंट एसेट में आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे पैसा आना है, यानी किसी को मटेरियल मैंने उधार बेचा होगा उससे पैसा आना है, तो वो भी मेरे करंट एसेट्स होते हैं। हम मान के ये चलते हैं कि वो एक साल के अंदर अंदर आ जाएंगे। अगर आप देखिए जनरली बिजनेस में हम कोई माल उधार देते हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि साल 2 साल के लिए उधार देते हैं। 1 महीने के लिए उधार देंगे, 2 महीने के लिए उधार देते हैं कि 2 महीने के अंदर वो पेमेंट आ जाएगी, तो वो करंट एसेट्स होती हैं। फिर कैश मेरा करंट एसेट में आता है, क्योंकि कैश जो होता है बहुत लिक्विड होता है, वो फ्रिक्वेंट यूज़ होता रहता है, तो वो हमारा करंट एसेट की कैटेगरी में होता है। फिर शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, किसी को हमने शॉर्ट टर्म के लिए एडवांस दिया हुआ है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म था ये, और यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म है, यानी कि 1 साल से कम के लिए हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस होगा। फिर अदर करंट एसेट्स, इसके अलावा और कोई करंट एसेट्स हों जो शॉर्ट टर्म के लिए हों, जैसे बिल्स रिसीवेबल हैं जो अगर आने हैं मेरे, और इस तरीके से और भी कोई शॉर्ट टर्म हो जो 1 साल से कम के लिए यूज़ हो रहा हो, तो वो हमारा करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे लायबिलिटीज़, जैसे फिक्स एसेट्स होती हैं वैसे लायबिलिटीज़ भी होती हैं हमारी। भाई जो मैं बिज़नेस करूँगा तो कुछ लायबिलिटीज़ भी आएंगी मेरे पास। तो लायबिलिटीज़ में क्या होता है? लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स that a enterprises has to pay at some time in the future. They represent creditors' claim of the firm's asset. Both small and big businesses find it necessary to borrow money at one time or the other and to purchase goods on credit. ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि कोई भी इंटरप्राइज हो उसको कोई पेमेंट करनी है और आगे फ्यूचर में करनी है, अभी पेमेंट नहीं की लेकिन फ्यूचर में करनी है, तो उसकी लायबिलिटी है। जैसे कोई मैंने सामान जो है उधार खरीद लिया और उसकी पेमेंट नहीं की, क्रेडिट पे खरीद लाया उधार पे, उसको लेकिन पे तो करना है, वो क्या हो गया? मेरी लायबिलिटी हो गई। तो वो सारी चीज़ें जो हम की पेमेंट जो है हमें फ्यूचर में करनी है, तो वो हमारी आज लायबिलिटीज़ बन जाएंगी। अब लायबिलिटीज़ भी इसी तरह फिक्स एसेट की तरह कई कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। जैसे लायबिलिटीज़ भी 2 कैटेगरीज़ हैं हमारी, एक तो है नॉन करंट और एक है करंट। नॉन करंट कौन सी होती हैं? जो मेरी 1 साल तक फिक्स हैं, जो 1 साल तक मैं उसे पे नहीं करूँगा। और करंट कौन सी हो गई? जिसको मैं 1 साल के अंदर अंदर मुझे पे करना है। ठीक है। तो नॉन करंट एसेट को पहले देख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है? लॉन्ग करंट लायबिलिटीज़, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मतलब कि मैंने कोई पैसा उधार खरीद लिया लंबे टाइम के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए उधार ले लिया है पैसा, तो ऐसा जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाता है। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है कि जो टैक्स मुझे पे करना था आज, लेकिन अभी मैंने पे नहीं किया, लेकिन मान लीजिए उसका कोई केस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वो अभी मैंने पे नहीं किया जो मुझे पे करना चाहिए था, तो वो उसका मैंने एक प्रोविज़न बना लिया कि मेरी इतनी लायबिलिटी है जो मुझे आगे पे करनी पड़ेगी, तो वो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, कोई भी लायबिलिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, लंबे टाइम में पे करना है मुझे, मैंने कोई उधार ले लिया है 2 साल 4 साल के लिए, तो वो मेरे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आते हैं। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स, जो मुझे पे तो करना है लेकिन लंबे टाइम में पे करना है, तो उसका प्रोविज़न मैं आज से बना के रख लेता हूँ। होगा क्या? देखिए, अगर मेरे को आज मैं प्रोविज़न नहीं बनाऊंगा तो अचानक मुझे देना पड़ गया तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरा बिजनेस में एक बार प्रॉफिट दिखेगा अब 1 साल, लेकिन जिस साल मुझे पे करना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, तो बड़ा अमाउंट होगा ये, तो वो अगले साल प्रॉफिट जो है मेरा बिल्कुल डाउन चला जाएगा। तो इसलिए हम प्रोविज़न्स करना शुरू कर देते हैं पहले से, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स होते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में मेरे आते हैं वो जो 1 साल के अंदर मुझे पे ऑफ करना है जिन्हें। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स,
तो बोरोइंग्स हैं लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, छोटे टाइम के लिए, विद इन 6 महीने 1 साल के लिए हैं, तो मेरे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। फिर ट्रेड पेएबल्स मीन्स ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स, जिन्हें मुझे 1 साल के अंदर पे करना है, मतलब जिन्हें मैंने मटेरियल ले लिया, उधार पे खरीद लिया, ठीक है, लेकिन मुझे पे तो करना पड़ेगा ना, और ऐसा तो नहीं कि मैं साल भर बाद पे करूँगा, उसे मैं महीने 2 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर पे कर दूंगा, तो मेरे ट्रेड पेएबल्स हो गए। इसी तरीके से अदर लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, कोई और लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लोन लिया हुआ है शॉर्ट टर्म, तो वो मुझे पे करना पड़ेगा, तो वो भी मेरी करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। इस तरीके से कोई और प्रोविज़न शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स हैं जो कि मेरे अपने विद इन अ ईयर पे करने हैं, उसके लिए मैंने अभी से प्रोविज़न कर लिया, जो छोटे मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन देखिए कि इनके फ़र्क क्या है, तो आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं कि करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी क्या होती हैं, जो मेरे ऑपरेटिंग साइकिल में यूज़ होती है, मतलब कि जो मेरे बिजनेस को रन करने के लिए फ्रिक्वेंट यूज़ होती हैं। जैसे कैश है, कैश तो मेरे को रोज़ चाहिए, मेरा स्टॉक है, स्टॉक तो मुझे रोज़ सेल करना है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स तो जिससे मैंने माल खरीदा है उन्हें मैंने पे करना है, डेटर्स हैं जिन्हें मैंने माल उधार दिया है उनसे मुझे लेना है पैसा। तो ये सब जो है ऑपरेशन साइकिल के पार्ट हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑपरेशन रुकेगा तो मेरा पूरा बिजनेस रुक जाएगा, मगर पैसा आएगा नहीं तो मैं आगे दूंगा कैसे, और जिनको देना है अगर मैं उन्हें दूंगा नहीं तो मेरा मटेरियल आएगा कैसे, ठीक है ना। तो ये सारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। फिर आता है करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रेज्ड और सेटल्ड विद इन 12 ईयर्स। तो करंट एसेट और लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर सेटल हो जाए, जिन्हें हम पे ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें। करंट आइटम्स आर प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग। तो ये जो होती हैं ट्रेड के लिए होती हैं। ट्रेड के लिए क्या होती हैं, जैसे कोई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जैसे स्टेशनरी का बिज़नेस है, तो ये मेरा प्राइमरी बिजनेस है। तो इस ट्रेडिंग के लिए यानी कि मेरे को अपने स्टेशनरी के लिए जो भी काम होता है ये मेरा सारा करंट होता है। जैसे स्टॉक है, स्टॉक लेके आऊँगा तो वो मेरा करंट हो गया, उसके लिए जो पेमेंट की वो मेरा करंट हो गया, उसमें जो डेटर्स आए उसके लिए वो मेरा करंट हो गया, किसी से मैंने मटेरियल जिससे उधार लिया था वो मेरा करंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सब करंट आइटम्स में आता है। फिर ये जो करंट आइटम्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो जो भी कैश होता है या कैश के इक्विवेलेंट कुछ है तो वो हमारा करंट आइटम में आता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम अपने क्वेश्चन करते हुए फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो हमें ये टर्म्स बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ये जो टर्म लिखी है इसका मतलब क्या है। करंट आइटम आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो कैश है और कैश इक्विवेलेंट जो हैं ये सब मेरे करंट आइटम्स में आते हैं। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये पैसा आता कहाँ से है, जो बिजनेस ऑनर है, जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो वो क्या करता है, कुछ पैसा अपने घर से लेके आता है, अपनी जेब से लेके आता है और बिजनेस में लगाता है, तो वो जो होती है वो कैपिटल होती है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। इट मे बी बॉट इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द ऑनर of business entity. Capital is obligation or a claim on the asset of business. It is therefore shown as capital on the liability side of balance sheet. देखिए जो ऑनर होता है ना वो एक तो कैश लेके आता है, पैसा वो तो कैश में लेके आएगा या फिर कोई एसेट लेके आ जाएगा। जैसे कोई बिजनेस करना है तो पैसा लेके आएगा, फिर उससे एसेट खरीदेगा, या फिर वो सिर्फ एसेट ही खरीद लाएगा, कोई मशीनरी खरीद लाएगा। तो वो जो वैल्यू होगी उस मशीनरी की या जो कैश होगा वो मेरा कैपिटल कहलाता है, ठीक है। और ये जो है एक ऑब्लिगेशन है, क्लेम है, लायबिलिटी है, किसकी, बिजनेस की, बिजनेस एंटिटी की। अब पहली चीज़ ये समझिए कि जो ऑनर है जो पैसा लेके आ रहा है और दूसरा जो मेरा बिजनेस है, दोनों अलग अलग लोग हैं, एक नहीं हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो गया और जो ऑनर है इंडिपेंडेंट हो गया। ऑनर जो है और एक बिजनेस है मेरा, तो ऑनर जो है वो पैसा लेके आता है और बिजनेस को देता है, और बिजनेस की जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एक की तरह ट्रीट होता है। तो इसकी लायबिलिटी हो जाती है ऑनर की तरफ कि जब भी ऑनर पैसा मांगे ये बिजनेस जो है उसे पैसा देगा। तो ये ऑनर और बिजनेस जो है अलग अलग दो एंटिटीज़ हैं। तो जब भी ऑनर पैसा मांगेगा तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो इसे पैसा वापस करे। तो ये जो बिजनेस में जो पैसा लगाया ये बिजनेस की लायबिलिटी है, यानी कि बिजनेस ने उधार लिया हुआ है पैसा जो कि ऑनर को वापस करना है। तो इसलिए जो भी होगा बैलेंस शीट में हम इसे हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड में हम दिखाते हैं एज ए कैपिटल, जो हमारा इसका जो होता है ऑनर का एक क्लेम है, लायबिलिटी है, ठीक है। फिर आता है सेल।
सेल क्या होती है? चलिए, सेल क्या होती है? सेल होती है, अगर आप मान लीजिए कहीं कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप जाते हैं और पूछते हैं कि भाई सेल कितनी हुई, तो क्या बताता है कि इतने रुपए का माल बिक गया, यही बताता है। तो जो भी मटेरियल बिका, जो भी बिज़नेस था हमारा, बिज़नेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे थे, लेट्स सपोज कि स्टेशनरी का बिज़नेस कर रहे थे, तो कितनी बुक्स बिक गई, कितना स्टेशनरी बिक गया, तो वो मेरी सेल है। ठीक है, तो इस सेल को ही रेवेन्यू भी कहते हैं। तो सेल आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल में बी कैश और क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर जो बिज़नेस होता है वो चाहे तो गुड्स देने का है या सर्विस प्रोवाइड करने का है। ऐसा नहीं कि जो बिज़नेस हो रहा है सिर्फ हार्ड माल ही बेचा जा रहा है, वहाँ पे सर्विस भी दी जा सकती है। कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, वो भी उसका बिज़नेस है, वो भी एक तरह की सेल है। कोई मटेरियल बेच रहे हैं, वो भी सेल है। तो जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो उसका जो टोटल हम बेच रहे हैं जो भी, तो उससे जो पैसा आता है उसे हम सेल कहते हैं। ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। मतलब कि हमने कैश दिया, उस नकद पैसा आ गया, या फिर उसको सेल तो कर दिया, उसका पैसा आ जाएगा एक आध महीने में। तो दोनों ही चीज़ें इसमें कंसीडर होती हैं। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू जो है ब्रॉडर टर्म है, सेल से ब्रॉडर टर्म है। तो रेवेन्यू में सेल कवर होता है, लेकिन सेल में रेवेन्यू कवर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो रेवेन्यू जो टर्म है वो ब्रॉडर है। अब देखिए रेवेन्यू में आता क्या है, पहले सेल को समझिए। सेल तो समझ गए। अगर मैं जब कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे सेल के अलावा कुछ और इनकम भी तो होती होगी, अदर इनकम्स। जैसे कि मेरे पास पैसा तो पड़ा है ना बिज़नेस में, और हमने अभी पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट होती है एक। ठीक है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो इन्वेस्ट कर दूँगा इससे मैं कहीं, और जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो उस पर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आया उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने पे, बैंक में एफडी कराने पे, तो क्या वो मेरी सेल है? सेल नहीं है, क्योंकि वो मेरी बिज़नेस थोड़ी ना है। मेरा बिज़नेस तो स्टेशनरी का है, तो स्टेशनरी जितनी बिकी है वो मेरी सेल है। लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरी सेल नहीं है, लेकिन वो मेरी रेवेन्यू तो है ना, पैसा तो आ रहा है, तो मेरा रेवेन्यू है। यानी कि बिज़नेस में पैसा आया है, लेकिन वो सेल से नहीं आया, यानी कि मेरा मेन बिज़नेस जो है उससे नहीं आया, अदर इनकम से आया। तो रेवेन्यू में जो है सेल आता है प्लस अदर इनकम आता है। ठीक है, तो इसमें मेरा एक तो सेल हो जाता है प्लस अदर इनकम, अदर इनकम। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होगा? कुछ मेरे पास कमीशन भी आती होगी। अगर मैं देखो ज़्यादा माल बेचूंगा तो मेरे को कमीशन नहीं मिलेगी। देती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज कहती हैं अपने एजेंट्स को या अपने ऑथराइज डीलर को, कहते हैं कि ज़्यादा बेचोगे तो कमीशन देंगे, तो कमीशन भी आया, लेकिन वो सेल नहीं है, अदर इनकम्स हैं। कुछ डिविडेंड आया, रॉयल्टी आई। अब कंपनी जो है उनके पास कहीं फ्लैट भी होगा, कोई बिल्डिंग होगी, उसमें से कुछ उसने बिल्डिंग को रेंट पे दे रखा है, तो वहाँ से जो रेंट आया वो सेल तो नहीं है, मेन बिजनेस नहीं है, लेकिन रेवेन्यू तो है ना, पैसा तो आ रहा है। तो समझ गए आप रेवेन्यू और सेल में क्या डिफरेंस है? तो रेवेन्यू जो है ब्रॉडर टर्म है और सेल जो है स्मॉलर टर्म है। तो रेवेन्यू में अदर इनकम्स भी इंक्लूड होती हैं। तो क्या कहता है कि दीज आर अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर इज कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, जो जो ये सेल करता है, मटेरियल अपना बेचता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेसेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट रिसीव एट्सेट्रा। इस तरीके से और भी हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं रेवेन्यू इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? देखिए, मैं कोई एक्सपेंस, जैसे मैंने स्टेशनरी ही बेच रहा हूँ, तो स्टेशनरी बेचने के लिए मैंने कुछ लड़के रखे होंगे काम करने के लिए। ठीक है, उनको मैं वेजेस भी देता हूँगा। ठीक है, उनको सैलरीज देता हूँ। फिर वहाँ पे मेरी बिजली भी यूज़ होती होगी, लाइट यूज़ होती होगी, टेलीफोन यूज़ होता होगा, कोई मेरी एसेट है वो डेप्रिशिएट भी होती होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंस कहलाती हैं। यानी कि जो मेरा मेन बिजनेस है जिसको करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है वो मेरा एक्सपेंस है। मान लीजिए कोई मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ठीक है, कोई मशीनें मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कोई इक्विपमेंट, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मैंने बिल्डिंग ली होगी तो बिल्डिंग का मुझे रेंट देना पड़ेगा। वहाँ काम करने के लिए वर्कर होंगे तो उन्हें वेजेस देने पड़ेंगे, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लाइट बिजली यूज़ हो रही होगी, पानी वगैरह यूज़ होता होगा, टेलीफोन वगैरह यूज़ हो रहा होगा, या जो कुछ भी यूज़ हो रहा है, तो वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, तो जो मेन प्रोसेस के लिए, मेन मेरे बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो एक्सपेंस क्या हुआ कि कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंस। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस के लिए मेरे सेल बिजनेस के लिए, सेल के लिए जो भी खर्चा आता है उसे मैं एक्सपेंस कहता हूँ।
जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड और सर्विस यूज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो उस अकाउंटिंग पीरियड में 1 साल के अंदर चाहे तो मैं जो एसेट कंज्यूम कर रहा हूँ, भाई जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसमें कोई एसेट भी तो यूज़ करता हूँ, मशीनरी मेरी एसेट तो है वो जो यूज़ हो रही है उस प्रोडक्शन के लिए, या सर्विस यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वो जो पूरे साल में खर्चा हुआ इन सब का वो मेरा एक्सपेंस कहलाता है। द यूजुअल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस आर डेप्रिसिएशन। अब इसमें क्या क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन हम आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन होता क्या है। कोई एसेट होती है ना मशीनरी, हम उसे यूज़ करते हैं तो वो घिस रही है ना, उसकी लाइफ कम हो रही है ना, रोज़ कम हो रही है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो कम हो रही है लाइफ, तो वो जो जितनी कम होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में ये डिटेल में है आपका। फिर रेंट दे रहे हैं, वेजेस है, सैलरीज है, इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ हीटर है, लाइट एंड वाटर है, टेलीफोन, तो इस तरीके से जो भी होते हैं वो हम एक्सपेंस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इसे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है। अगर इसमें कोई डाउट हो, कहीं समस्या हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो आप बेल आइकन को जरूर हिट करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।